तापीय भौतिकी की वीडियो सीरीज की आज ये हमारी छठी वीडियो है और आज हम तापीय प्रसार पर कुछ संख्यात्मक प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे पढ़ लीजिए। मैं आपको एक डायग्राम की मदद से ये प्रश्न समझा देता हूँ। प्रश्न में कहा गया है कि एक हमारे पास छड़ है जिसका नाम इन्होंने रखा है छड़ ए। इसकी जो लंबाई है वो है 25 सेंटीमीटर और इस छड़ का तापमान इन्होंने 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया तो ये पाया गया कि इस छड़ की लंबाई में जो वृद्धि हुई वो 0.05 सेंटीमीटर की हुई। इसी तरह से हमारे पास एक दूसरी छड़ भी है जिसका नाम इन्होंने रखा है बी। ये है हमारी छड़ बी और इसकी जो प्रारंभिक लंबाई बताई गई है वो है 40 सेंटीमीटर। इस छड़ का तापमान भी इन्होंने 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक ही बढ़ाया, तापमान में समान वृद्धि की गई। तब ये पाया गया कि छड़ बी की लंबाई में वृद्धि 0.04 सेंटीमीटर हुई। अब इन दो छड़ों के कुछ टुकड़े काटे गए और उनसे एक तीसरी छड़ सी बनाई गई। छड़ सी कुछ इस तरह से थी कि जब इसका तापमान 0 से 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया जाता है तो इसकी लंबाई में वृद्धि 0.03 सेंटीमीटर होती है और इस छड़ की जो कुल लंबाई थी वो थी 50 सेंटीमीटर। तो ये रही हमारी छड़ सी, इसकी कुल लंबाई है 50 सेंटीमीटर। छड़ सी को ए और बी के कुछ टुकड़े काट करके फिर उन्हें जोड़ करके बनाया गया है। तो हम ये मान लेते हैं कि हमने छड़ ए का इतना भाग लिया था काट करके और इसकी लंबाई थी एल ए। इसी तरह से छड़ बी का मान लेते हैं कि हमने इतना भाग काटा था जिसकी लंबाई थी एल बी और फिर इन्हें जोड़ करके हमने छड़ सी बना दी। तो इस छड़ सी में इतना भाग तो हमारा ए का है जिसकी लंबाई है एल ए और ये बाकी का भाग हमारा छड़ बी का है जिसकी लंबाई है एल बी। तो प्रश्न में हमसे ये पूछा गया है कि ये जो संयुक्त छड़ सी है इसके जो ये टुकड़े हैं एल ए और एल बी इनकी लंबाइयाँ कितनी हैं, यानी कि ए और बी में से हमने कितने कितने टुकड़े काट करके छड़ सी को बनाया था, ये हमें बताना है। छड़ सी की बात करने से पहले ए और बी की बात करते हैं। प्रश्न की पहली लाइन अगर हम देखें तो छड़ ए की लंबाई है 25 सेंटीमीटर, तापमान इसका 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया गया तो इसकी लंबाई में वृद्धि 0.05 सेंटीमीटर होती है। हमने तापीय प्रसार में लंबाई में वृद्धि डेल्टा एल का सूत्र देखा था, ये होता था एल नॉट एल्फा डेल्टा टी, जहां डेल्टा एल लंबाई में वृद्धि है, एल नॉट प्रारंभिक लंबाई है, अल्फा रैखिक प्रसार गुणांक है और डेल्टा टी है तापमान में होने वाला परिवर्तन। तो अगर ये सूत्र मैं छड़ ए और फिर छड़ बी के लिए लगाऊं तो देखते हैं हमें क्या प्राप्त होता है। तो पहले मैं लिखूंगा ए के लिए, देखिए हम ये सूत्र लगाने वाले हैं, डेल्टा एल बराबर है एल नॉट एल्फा डेल्टा टी। डेल्टा एल लंबाई में वृद्धि, ए की लंबाई में कितनी वृद्धि हुई 0.05 सेंटीमीटर, तो मैं लिखूंगा 0.05 बराबर उसके बाद एल नॉट यानी कि छड़ की प्रारंभिक लंबाई जो थी 25 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ लिखेंगे 25 आगे गुणा में एल्फा। एल्फा यहाँ रैखिक प्रसार गुणांक है लेकिन हमें छड़ ए का रैखिक प्रसार गुणांक नहीं पता तो हम उसका नाम रख देते हैं एल्फा ए। उसके बाद डेल्टा टी तापमान में वृद्धि, देखिए छड़ ए का तापमान 0 से 100 डिग्री सेल्सियस किया गया तो तापमान में वृद्धि कितनी हुई 100 माइनस 0 यानी कि 100, तो यहाँ हम लिखेंगे 100। अब ये सरल सी समीकरण है, इसमें से अगर मैं 25 और 100 को यहाँ भाग में ले जाऊँ तो मुझे अल्फ़ा ए का मान पता लग जाएगा। तो हल करके मुझे अल्फ़ा ए का मान मिलता है 2 गुणा 10 की घात माइनस 5 प्रति डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से अगर मैं बी की बात करूं, यही सेम सूत्र अगर मैं बी पर अप्लाई करूं तो बी की लंबाई में वृद्धि डेल्टा एल ये थी 0.04 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे 0.04 बराबर बी की प्रारंभिक लंबाई 40 सेंटीमीटर, बी का रैखिक प्रसार गुणांक वो भी हमें नहीं पता तो हम नाम रख देते हैं अल्फा बी। बी का तापमान भी आप देख सकते हैं समान वृद्धि की गई थी बी के तापमान में भी, तो बी के लिए भी डेल्टा टी आएगा 100। इसे हल करके मुझे अल्फा बी का मान मिलेगा 10 की घात माइनस 5 प्रति डिग्री सेल्सियस। चलिए अब ये अल्फा ए और अल्फा बी के मान अलग से रख लेते हैं, इनकी हमें छड़ सी के अंदर ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए मैंने अल्फा ए और अल्फा बी के मान अलग से रख दिए हैं, आगे प्रश्न को हल करने में इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब आते हैं छड़
C पर। अब छड़ C का तापमान इन्होंने जब 0 से 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया तो छड़ C की लंबाई में जो वृद्धि हुई वो थी 0.03 सेंटीमीटर। देखिए, छड़ किसी एक पदार्थ से नहीं बनी बल्कि ये दो पदार्थों से मिलकर के बनी है। तो आप जब छड़ C का तापमान बढ़ाएंगे तो ये जो LA भाग है इसका, ये भी कुछ लंबाई में बढ़ेगा। इसी तरह से इसका जो LB भाग है इसकी लंबाई में भी कुछ वृद्धि होगी, और इन दोनों टुकड़ों की लंबाइयों में जो वृद्धि हुई है उनका जो योग होगा वही है ये 0.03 सेंटीमीटर। तो छड़ C की लंबाई में जो वृद्धि है वो असल में इन दोनों टुकड़ों की लंबाइयों में वृद्धि का योग है। साथ ही इन्होंने कहा है कि छड़ C की कुल लंबाई 50 सेंटीमीटर थी, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं कि LA प्लस LB बराबर 50 सेंटीमीटर। तो यहां से मुझे दो समीकरणें मिलेंगी। पहली समीकरण LA प्लस LB बराबर 50 और दूसरी समीकरण डेल्टा LA प्लस डेल्टा LB बराबर 0.03, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा LA जो है वो LA की लंबाई में वृद्धि है और डेल्टा LB वो है LB की लंबाई में वृद्धि। फिर से हमें डेल्टा L का सूत्र पता है। डेल्टा L बराबर होता है L नॉट अल्फा डेल्टा T। तो यहाँ पर मैं डेल्टा LA और डेल्टा LB के मान LA और LB के पदों में लिख सकता हूँ इस तरह से। डेल्टा LA बराबर होगा LA अल्फा A डेल्टा T प्लस डेल्टा LB बराबर होगा LB अल्फा B डेल्टा T बराबर 0.03। छड़ C के लिए डेल्टा T का मान जो होगा वो 50 डिग्री सेल्सियस होगा, क्योंकि इसका तापमान 0 से 50 बढ़ाया गया था। तो छड़ C के लिए डेल्टा T का मान हुआ 50। इसी तरह से LA और LB इनके मान तो हमें निकालने हैं, लेकिन हम अल्फा A और अल्फा B के मान पहले ही ज्ञात कर चुके, तो इनके मान हम रख देते हैं यहाँ पर। LA की जगह LA और अल्फा A का मान यह है 2 गुणा 10 की घात -5 और डेल्टा T का मान यह है 50 प्लस LB उसकी जगह LB अल्फा B का मान ये हमने देखा था 10 की घात -5 था। डेल्टा T 50 बराबर 0.03। अब इस समीकरण को हम थोड़ा सा हल कर लेते हैं। तो इसे हल करने के बाद मुझे मिलेगा 2LA प्लस LB बराबर 60। अब इधर देखिए, LA और LB के बीच में एक समीकरण हमारे पास पहले से है और एक अभी अभी प्राप्त हुई है। अब ये दो समीकरणें बड़े ही आसान है हल करनी। इनमें दो चर हैं और हमारे पास दो ही समीकरणें हैं, तो हम इन्हें बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। इन दोनों को हल करने के बाद हमें LA का मान मिलेगा 10 सेंटीमीटर और LB हमें प्राप्त होगा 40 सेंटीमीटर। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। यदि एक आइसोट्रॉपिक यानी कि समदैशिक ठोस में 3 परस्पर लंबवत दिशाओं के लिए रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा x, अल्फा y और अल्फा z हों, तो ठोस के लिए आयतन प्रसार का गुणांक क्या होगा। हमारे पास एक पदार्थ है, वो ऐसा पदार्थ है कि उसका जो प्रसार होता है वो x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष की दिशा में एक समान नहीं होता, बल्कि अलग अलग तरीके से होता है। यानी कि ये ठोस किसी एक अक्ष की दिशा में तो ज़्यादा प्रसारित होता है तापमान बढ़ाने पर, और किसी दूसरे अक्ष की दिशा में कम प्रसारित होता है। तो हम इस पदार्थ का बना हुआ एक घन मान लेते हैं। चलिए, ये घन हो गया हमारा। अब इस घन में ऐसा है कि जो x अक्ष है इसे हम z अक्ष मान लेते हैं, ये हमारा y अक्ष हो गया। प्रश्न में कहा गया है कि x अक्ष की दिशा में जो रेखीय प्रसार गुणांक है वो है अल्फा x। इसी तरह से y अक्ष की दिशा में जो रेखीय प्रसार गुणांक है वो है अल्फा y, और z अक्ष की दिशा में जो रेखीय प्रसार गुणांक है वो है अल्फा z। ठीक है जी, ये हमारा यहाँ पर मूल बिंदु हो गया। अब आपने ये घन तो मान लिया है, इसकी भुजा की कुछ लंबाई भी मान लेते हैं। मान लेते हैं कि इसकी भुजा की जो लंबाई थी वो थी L नॉट। भाई घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तो सेम ही होती हैं, तो मैंने सिर्फ यहीं पर लिख दिया L नॉट। अब इसका प्रारंभिक तापमान भी कुछ मान लेते हैं, क्योंकि तापमान ही तो बढ़ाएंगे आगे हम। चलिए, तो इसका प्रारंभिक तापमान मैं मान लेता हूँ T1 बराबर 0 डिग्री सेल्सियस। अब चलिए इसका जो तापमान है वो बढ़ा देते हैं। ऐसा करने से ये हमारा घन प्रसारित होगा, x अक्ष की दिशा में अलग तरीके से प्रसारित होगा,
वाई अक्ष की दिशा में अलग तरीके से और इसी तरह से जेड अक्ष की दिशा में अलग प्रकार से प्रसार होगा। तो प्रसारित होने के बाद तापमान बढ़ने के बाद ये घन तो नहीं रह पाएगा बल्कि एक घनाभ बन जाएगा। तो तापमान में वृद्धि कितनी की वो भी हमें मानना पड़ेगा। तो चलिए मैं मान लेता हूँ कि तापमान में मैंने जो वृद्धि की वो T की, यानी कि मैंने इसका तापमान T बढ़ा दिया। आइए इसका नया डायग्राम बनाते हैं। अब ये एक घनाभ बन चुका होगा। तो ये हमारा घन अब एक घनाभ बन चुका है। ये है हमारा x अक्ष, z अक्ष और ये y अक्ष। अब तीनों अक्षों के अनुदिश इसकी जो भुजाएं हैं उनकी लंबाइयां बदल चुकी है। x अक्ष के अनुदिश इसकी जो भुजा है इसकी लंबाई चलिए मान लेते हैं हो चुकी है lx। इसी तरह से z अक्ष की दिशा में इसकी जो नई भुजा है उसकी लंबाई हम lz मान लेते हैं। इसी तरह से हमारे y अक्ष की दिशा में इसकी जो भुजा है हम मान लेते हैं कि उसकी लंबाई है ly। अब हमने रेखीय प्रसार में ये पढ़ा है कि जो नई लंबाई होती है l वो पहले वाली लंबाई l0 से इस तरह से संबंधित होती है, यानी कि l बराबर l0 इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा t। तो मैं lx को l0 के पदों में लिख सकता हूँ, ly को मैं l0 के पदों में लिख सकता हूँ और lz को भी मैं l0 के पदों में लिख सकता हूँ। क्योंकि आपने तापमान T बढ़ाया है तो डेल्टा T हमारा यहाँ पर T हो गया, क्योंकि T माइनस 0 हमें T ही प्राप्त होगा। इसका नया तापमान T2 मैं यहाँ लिख देता हूँ T डिग्री सेल्सियस। इसलिए हमारा डेल्टा T जो हुआ वो T ही हो गया। चलिए अब लिखते हैं हम Lx, Ly और Lz के मान L0 के पदों में। तो नए तापमान T पर मैं Lx के बारे में लिख सकता हूँ L0 ब्रैकेट में 1 प्लस एल्फा एक्स टी। इसी तरह से Ly में लिखूँगा L0 इंटू 1 प्लस एल्फा वाई टी। और अंत में मैं Lz के बारे में लिखूँगा Lz बराबर L0 इंटू 1 प्लस एल्फा z इंटू टी। अब ये हमारे घनाभ की नई भुजाएं हैं। अगर मैं घनाभ का आयतन निकालना चाहूँ, नया आयतन, तो मुझे ये सूत्र लगाना पड़ेगा, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। इससे मुझे इसका आयतन प्राप्त हो जाएगा। अब हम इसका आयतन क्यों निकालना चाहते हैं? क्योंकि प्रश्न में ये कहा गया है कि इस घनाभ का हमें आयतन प्रसार गुणांक बताना है। अब आयतन प्रसार गुणांक तो नए आयतन के सूत्र में ही आता है, क्योंकि हमने तापीय प्रसार में पढ़ा था कि V बराबर होता है V0 इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। तो ये सूत्र हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। उससे पहले एक चीज़ और नोट कीजिए, ये जो हमारा घन है प्रारंभ में, यहाँ पर इसका जो प्रारंभिक आयतन था उसे चलिए मैं V0 नाम दे देता हूँ। तो V0 बराबर होना चाहिए L0 के घन के बराबर, क्योंकि तब तो ये घन था। घन का आयतन तो होता है भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, या यूं कह दीजिए भुजा का घन। अब चलिए इस घनाभ का आयतन निकालते हैं। तो घनाभ के नए आयतन को मैं नाम दे देता हूँ V। तो V बराबर होना चाहिए Lx गुणा Ly गुणा Lz, या यूं कह दीजिए L0 ब्रैकेट में 1 प्लस एल्फा एक्स टी गुणा में L0 1 प्लस एल्फा वाई इंटू टी और लास्ट में L0 इंटू 1 प्लस एल्फा z इंटू टी। मैंने बस यहाँ पर Lx, Ly और Lz के मान रखे हैं। इन्हें अगर मैं गुणा करूँ तो L0 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 ये तो गुणा होके बन गया L0 की घात 3 और मेरे पास बचा 1 प्लस एल्फा एक्स टी इंटू 1 प्लस एल्फा वाई इंटू टी इंटू 1 प्लस एल्फा z इंटू टी। अब ये जो तीन राशियां हैं ब्रैकेट में, आप इनको बड़ी आसानी से गुणा कर सकते हैं। अब आप जब गुणा करेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे पद मिलेंगे जिनमें अल्फा एक्स अल्फा वाई के साथ गुणा में होगा, या अल्फा एक्स अल्फा जेड के साथ गुणा में होगा, या फिर ये तीनों आपस में गुणा में होंगे एक दूसरे के साथ। तो वो पद हम नगण्य मान सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अल्फा की कोटि 10 की घात -5 के आसपास की होती है। तो अगर आप इसका वर्ग करें या इसको किसी ऐसी संख्या से गुणा करें जो खुद एक रेखीय प्रसार गुणांक हो, तो गुणनफल लगभग 10 की घात -10 के आसपास का आएगा। और ये राशि बहुत ही छोटी है, हम इसे नगण्य मान सकते हैं। और साथ में ये जो L0 क्यूब है, ये तो हमारे घन का प्रारंभिक आयतन था जिसे हमने V0 कहा था। तो इन तीनों को गुणा करके और साथ में ऐसी राशियां जो बहुत छोटी है उन्हें अगर मैं नगण्य मान लूं तो मुझे प्राप्त होगा 1 प्लस एल्फा एक्स प्लस एल्फा वाई प्लस एल्फा जेड और गुणा में टी।
तो ये चीज़ हमें प्राप्त हुई। ये किसके बराबर है? नए आयतन v के बराबर। अब देखिए, हमने आयतन प्रसार में ये पढ़ा था कि नया आयतन v बराबर होता है v नॉट इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी या सिंपली टी। डेल्टा टी ये ताप में वृद्धि है। अब अगर इन दो समीकरणों की मैं तुलना करूं तो यहाँ पे नया आयतन, इधर भी नया आयतन, इधर प्रारंभिक आयतन, इधर भी प्रारंभिक आयतन, इधर 1, इधर भी 1, इधर ताप में वृद्धि तो यहाँ भी ताप में वृद्धि। तो अगर आप तुलना करें तो आप पाएंगे गामा बराबर है अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड। तो यही तो हमें उत्तर देना था कि ठोस का आयतन प्रसार गुणांक कितना है। तो अंत में हम कहेंगे कि गामा बराबर है अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार L1 लंबाई व रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा 1 के एक छड़ से बना है और जो दो समान भुजाएं हैं उस त्रिभुज की वो दो पतली छड़ों जिनकी लंबाइयां L2 हैं और रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा 2 है से बनी हैं। अगर शीर्ष और आधार के मध्य बिंदु के बीच की दूरी तापमान में परिवर्तन पर भी नियत रहती हो तो हमें ये चीज सिद्ध करनी है। आइए हम एक डायग्राम से समझते हैं। तो ये रही वो हमारी त्रिभुज। इसका आधार जो है उसकी लंबाई है L1 और ये जिस धातु से बना है उसका रेखीय प्रसार गुणांक है अल्फा 1 और जो दो समान भुजाएं हैं इनकी लंबाइयां हैं L2 और ये जिस पदार्थ से बनी है उसका रेखीय प्रसार गुणांक है अल्फा 2। इस त्रिभुज की ये जो ऊंचाई h है या यूं कह लीजिए शीर्ष और आधार के मध्य बिंदु के बीच की जो दूरी h है ये तापमान के साथ साथ परिवर्तित नहीं होती, ऐसा प्रश्न में बताया गया है और हमें सिद्ध ये चीज करनी है। अब तापमान में वृद्धि करने से इस त्रिभुज का आधार और ये भुजाएं ये तो लंबाई में बढ़ेंगी लेकिन h नहीं बदल रहा, ऐसा इन्होंने प्रश्न में कहा है। आप इस त्रिभुज का ये आधा भाग अगर देखें तो आपको ये समकोण त्रिभुज नजर आएगी जिसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं और उससे हम त्रिभुज की ऊंचाई h को L2 और L1 बटा 2 यानी कि L1 और L2 के पदों में लिख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करूं तो मैं इस त्रिभुज की ऊंचाई को इस तरह से लिख सकता हूं। h बराबर होगा वर्गमूल L2 की घात 2 माइनस L1 की घात 2 भाग में 4। अब ये कह रहे हैं कि ताप में वृद्धि करने से h पर कोई असर नहीं पड़ रहा लेकिन ताप बढ़ाने से L2 और L1 इनकी लंबाइयां तो जरूर बदलेंगी लेकिन फिर भी h नहीं बदल रहा। तो अगर मैं यही h फिर से लिखना चाहूं लेकिन अब की बार किसी नए तापमान पर तो इसका मान फिर से उतना ही आएगा जितना पहले था। चलिए हम एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं कि हमने त्रिभुज के तापमान में कुछ वृद्धि कर दी। कितनी वृद्धि कर दी? चलिए हम मान लेते हैं कि हमने इसके तापमान में T की वृद्धि कर दी है। तो अब अगर मैं फिर से h लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा h बराबर वर्गमूल। अब L2 का मुझे यहाँ नया मान लिखना पड़ेगा। L2 की लंबाई जरूर बढ़ चुकी होगी क्योंकि आपने तापमान बढ़ा दिया है। तो फिर से नई लंबाई L लिखने का सूत्र होता है L नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये हम जानते हैं, पहले से रेखीय प्रसार में हमने पढ़ा है। तो मैं L2 को लिखूंगा L2 की घात 2 और ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा 2 इंटू टी जिसकी घात 2 माइनस L1 का भी नया मान लिखना पड़ेगा L1 स्क्वायर बटे 4 इंटू 1 प्लस अल्फा 1 टी की घात 2। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैंने L2 की नई लंबाई इस तरह से लिखी है यहाँ पे L2 इंटू 1 प्लस अल्फा 2 टी और इसका बाद में स्क्वायर किया है और ये 4 तो भाग में पड़ा ही था। मैंने यहाँ केवल L1 का नया मान लिखा है जो कि होगा L1 इंटू 1 प्लस अल्फा 1 टी और बाद में उसका वर्ग कर दिया गया यहाँ पर। तो चलिए प्रश्न के अनुसार h तो नहीं बदल रहा, तो क्योंकि h के बराबर है तो यहाँ पर ये जो राशि है ये इसके बराबर होनी चाहिए। तो चलिए इनको बराबर रख देते हैं। तो मैंने इन दोनों को यहाँ पर बराबर रख दिया है। इसे हल करने के लिए क्यों ना हम दोनों तरफ वर्ग कर दें जिससे ये वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा। तो मैंने वर्ग भी कर दिया है। अब आइए इन दोनों को थोड़ा हल करते हैं। अब इधर देखिए, आपने बायनोमियल थ्योरम में ये पढ़ा होगा कि 1 प्लस एक्स की पावर यदि n हो तो ये 1 प्लस nx हो जाता है। लेकिन ऐसा सिर्फ तब करना होता है जब ये x जो हो वो 1 से काफ़ी छोटा हो।
और आप यहाँ देख सकते हैं ये जो अल्फ़ा 2 इंटू टी है और जो अल्फ़ा 1 इंटू टी है, इनके मान एक से बहुत ज़्यादा छोटे हैं, क्योंकि अल्फ़ा का मान इसकी कोटि ही 10 की घात -5 होती है। तो इसे बायनोमियल थ्योरम से अगर मैं एक्सपेंड करूँ तो मुझे मिलेगा L2 का स्क्वायर और ब्रैकेट में 1 प्लस 2 इंटू अल्फ़ा 2 टी माइनस L1 स्क्वायर बटे 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू अल्फ़ा 1 टी बराबर L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर बटे में 4। अब एक काम करते हैं, L2 और L2 वाले पद एक तरफ कर लेते हैं, L1 और L1 वाले पद एक तरफ कर लेते हैं। इसे मैं इधर ले जाता हूँ और L2 को इधर ले आता हूँ। तो L2 के LHS की तरफ आने से L2 स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस 2 अल्फ़ा 2 टी माइनस 1। और ये जो राशि है ये अगर दाईं ओर चली गई, RHS की तरफ चली गई, तो वहाँ से L1 स्क्वायर बटे 4 कॉमन आएगा और अंदर बचेगा 1 प्लस 2 अल्फ़ा 1 टी माइनस 1। यहाँ से 1 से -1 कैंसिल हो गया, इधर भी ऐसा ही हुआ। थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करें तो मुझे मिलेगा L2 स्क्वायर के गुणा में 2 अल्फ़ा 2 टी बराबर L1 स्क्वायर बटे 4 और उसके गुणा में 2 अल्फ़ा 1 टी। फिर से कुछ राशियां कट रही हैं तो काट देते हैं, 2 से 2 कट गया, t से t कट गया। तो फाइनली मुझे वही परिणाम मिल जाएगा जो मुझे सिद्ध करना था। यहाँ से मैं आराम से ये कह सकता हूँ कि L1 बटा L2 जो है वो किसके बराबर है, 2 गुणा वर्गमूल अल्फ़ा 2 बटे अल्फ़ा 1। एक तरीका तो ये था इस प्रश्न को हल करने का। इसका एक तरीका और है, आइए वो भी देखते हैं। अब प्रश्न में कहा गया है कि जो h है यानी कि त्रिभुज की ऊंचाई जो है वो तापमान के साथ साथ नहीं बदलती, वो नियत रहती है। तो हम कह सकते हैं h बराबर है नियत, लेकिन किसके साथ साथ, तापमान के साथ साथ। तो क्योंकि ये राशि h जो है ये ताप पे निर्भर नहीं करती, तो तापमान के सापेक्ष इसका अवकलन शून्य आना चाहिए, क्योंकि नियतांकों का अवकलन तो शून्य होता है। तो मैं ये लिख सकता हूं कि dH बटा dt बराबर होना चाहिए शून्य के। अब अगर dH बटा dt शून्य है तो मैं ये भी कह सकता हूं कि dH स्क्वायर बटा dt बराबर भी होना चाहिए 0, क्योंकि अगर h नियत है तो h स्क्वायर भी नियत ही तो होगा। तो आइए h स्क्वायर देखते हैं कितना होगा। हमने पीछे h का सूत्र तो लिखा था, तो वहां से अगर मैं h स्क्वायर लिखूं तो h स्क्वायर मुझे मिलेगा L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर बटे 4। तो इस राशि का आइए तापमान के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो मैं लिखूंगा d अपॉन dt, किसका अवकलन, L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर बटे 4 का। अब यहाँ पर दो राशियां हैं, इन दोनों का बारी बारी अवकलन करना पड़ेगा हमें तापमान के सापेक्ष। तो पहले करते हैं हम L2 स्क्वायर का अवकलन। अब हम जानते हैं अवकलन करते समय घात आगे आ जाती है, तो ये मुझे मिला 2L2 और साथ में dL2 बटा dt। देखिए हम जानते हैं ना ये घात आगे आ जाती है इस तरह से, तो मैं 2 को आगे ले आया और L2 की घात 1 कम कर दी। लेकिन क्योंकि हम t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो मुझे dL2 अपॉन dt भी लिखना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरीके से मैं L1 स्क्वायर बटे 4 का अवकलन भी करूंगा, तो 2 आगे आ जाएगा और मुझे मिलेगा ये 2 बटे 4 लिख देते हैं हम इसको अलग से, L1 dL1 बटा dt, ये बराबर होना चाहिए किसके, 0 के। इस राशि को मैं दाईं ओर ले जाता हूं तो ये राशि वहां जाकर के धनात्मक हो जाएगी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फिर यहीं पे चेंज कर देते हैं। अब चलिए यहाँ से कुछ कट रहा है तो काट देते हैं, ये 2 से 2 तो कट ही रहा है यहाँ पर, चलिए इसे काट देते हैं। और हाँ, साथ में dL2 और dL1 इनको हम इस तरह से लिख सकते हैं dt के पदों में। कैसे, देखिए जिस तरह से डेल्टा L बराबर होता है L नॉट अल्फा डेल्टा t, इसी तरह से हम लिख सकते हैं dL बराबर होता है L नॉट अल्फा dt। तो ये वाली चीज यहां भी अप्लाई कर देते हैं और इधर भी। तो देखिए L2 की जगह L2 dL2 का मान मैं लिख देता हूं L2 अल्फा 2 dt भाग में dt, और दाईं ओर 1/4 L1 dL का मान L1 अल्फा 1 dt और भाग में भी dt। चलिए अब यहाँ से फिर से देखिए आप dt से dt को काट सकते हैं, इधर भी dt से गया dt। इसे थोड़ा सा हल करें तो हमें मिलेगा 4 अल्फा 2 L2 स्क्वायर बराबर आएगा अल्फा 1 L1 का स्क्वायर
बस अब इसको आपने लास्ट में हल करना है और आपको ये राशि प्राप्त हो जाएगी, जो कि हमें सिद्ध भी करनी थी। हमें मिलेगा L1 बटा L2 बराबर आएगा 2, आगे वर्गमूल अल्फ़ा 2 बटे अल्फ़ा 1। तो ये दो तरीके थे इस प्रश्न को हल करने के। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पर एल्यूमिनियम की एक प्लेट में एक वृत्ताकार छेद का व्यास 2.54 सेंटीमीटर है। यदि प्लेट का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो छेद का नया व्यास ज्ञात कीजिए। तो ये थी, मान लीजिए, हमारी वो एल्यूमिनियम की प्लेट और इसमें कोई वृत्ताकार छेद किया गया था, ये था मान लीजिए। अब आपने क्या किया, आपने इसका तापमान बढ़ा दिया, ताप में वृद्धि कर दी। कितनी कर दी जी? आपने तापमान 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया। 100 डिग्री सेल्सियस की ताप में वृद्धि हुई है तो मैं लिख सकता हूँ कि डेल्टा टी बराबर है 100 डिग्री सेल्सियस। ऐसा करने से शीट इसमें भी प्रसार होगा और जो हमारा ये वृत्त है इसका भी प्रसार होगा। तो चलिए हम इनको यहाँ बना लेते हैं और थोड़ा बड़ा दिखा देते हैं क्योंकि इनमें प्रसार हो चुका है। कहाँ बना? इधर देखिए। चलिए अब इधर देखिए ज़रा, ये था हमारे इस वृत्ताकार छेद का प्रारंभिक व्यास और ये है अब नया व्यास। तो आप देख सकते हैं ये जो नया व्यास है ये पहले वाले से बड़ा है, इसकी लंबाई ज़्यादा है और ये जो लंबाई थी ये हमारी कम थी। तो यहाँ पे वास्तव में ये जो व्यास बड़ा है ये एक तरह से रेखीय प्रसार ही तो है। तो रेखीय प्रसार में जो नई लंबाई होती है L, उसको निकालने का सूत्र होता है L0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। बस इसका प्रयोग करके हम ये नया व्यास जो है इसकी लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ इसको चलिए L ना नाम दे करके हम D नाम दे देते हैं, डायामीटर। ठीक है, तो नया जो डायामीटर होगा D, जो T तापमान पर होगा, वो पहले वाले डायामीटर यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस वाले डायग्राम से इस प्रकार संबंधित होगा। देखिए ये है हमारा dt यानी कि T तापमान पर नया डायामीटर और ये है D0 यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो प्रारंभिक उसका व्यास था वो। आगे 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी ताप में वृद्धि, अल्फा रेखीय प्रसार गुणांक। ओ सॉरी, मैं आपको अल्फा बताना भूल गया। प्रश्न में हमको एल्यूमिनियम का अल्फा दिया गया है तो मैं लिखूंगा अल्फा AL, वो दिया गया है 2.3 गुणा 10⁻⁻5 प्रति डिग्री सेल्सियस। ये प्रश्न में ही दिया गया है। तो चलिए ये सारे मान यहाँ रख देते हैं। तो मुझे जो नया डायामीटर मिलेगा वो बराबर होना चाहिए 2.54 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा, इसका मान है 2.3 गुणा 10⁻⁵ और डेल्टा टी ये तो है 100। तो इसे अगर आप हल करें तो आपको मिलेगा 2.5458 सेंटीमीटर। तो ये हमारा उत्तर आ गया। पांचवा प्रश्न, एक बीकर का 0 डिग्री सेल्सियस पर आयतन 1 लीटर है तो 50 डिग्री सेल्सियस पर इसका आयतन ज्ञात कीजिए। यदि बीकर को 0 डिग्री सेल्सियस पर पारे से पूरी तरह भर दिया गया हो तब तापमान 50 डिग्री सेल्सियस करने पर पारे की कितनी मात्रा बीकर से बाहर निकल जाएगी। यहाँ पर हमें अल्फा G दिया गया है यानी कि कांच का रेखीय प्रसार गुणांक दिया गया है। ये G का मतलब ग्लास है। इस तरह से गामा Hg दिया गया है। गामा Hg का मतलब है हमारा जो पारा है उसका आयतन प्रसार गुणांक। देखिए प्रश्न में यहाँ पर हमें कांच का तो रेखीय प्रसार गुणांक दिया गया है और पारे का आयतन प्रसार गुणांक दिया गया है। तो यहाँ प्रश्न के दो भाग हैं। पहले चलिए हम एक बीकर बना लेते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारा बीकर था और आपने क्या किया, इसको पारे से पूरी तरह से भर दिया। कितने डिग्री सेल्सियस पर? 0 डिग्री सेल्सियस पर आपने इसको पारे से पूरी तरह से भर दिया। तो अगर मैं बात करूं 0 डिग्री सेल्सियस की तो 0 डिग्री सेल्सियस पर इस बीकर का आयतन भी 1 लीटर था और इसमें भरे गए पारे का आयतन भी 1 लीटर ही तो था। दोनों का आयतन समान ही था। चलिए पहले प्रश्न का ये पहले वाला भाग देखते हैं। बीकर का नया आयतन निकालते हैं। बीकर का नया आयतन, ध्यान दीजिए हमें आयतन निकालना है। तो आयतन का सूत्र तो होता है V बराबर V0 ब्रैकेट में 1 प्लस गामा किसका? ग्लास का इंटू डेल्टा टी। अब हमें नया आयतन अगर निकालना है तो मुझे कांच का आयतन प्रसार गुणांक चाहिए
ना कि रेखीय प्रसार गुणांक। लेकिन हम अल्फा बीटा गामा में संबंध पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जो आयतन प्रसार गुणांक गामा होता है वो रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा का 3 गुना होता है। तो अगर मुझे कांच के लिए गामा चाहिए तो कांच का जो अल्फा दिया गया है क्यों ना उसका मैं 3 गुना कर दूं। तो मैं बीकर के नए आयतन V के बारे में लिखूंगा V नॉट इंटू 1 प्लस 3 गुणा अल्फा G इंटू डेल्टा T। चलिए अब ये मान यहाँ पर हम रख देते हैं। हमारे बीकर का प्रारंभिक आयतन 1 लीटर है तो यहाँ V नॉट की जगह मैं 1 लिख देता हूँ। आगे 1 प्लस 3 अल्फा जी का मान ये है 8.3 गुणा 10 की घात माइनस 6 और आगे डेल्टा टी। आपने तापमान कितना बढ़ाया बीकर का, 0 डिग्री सेल्सियस था और 50 कर दिया तो डेल्टा टी का मान हुआ 50। अब इसे आपको हल करना पड़ेगा। हल करके हमें मिलेगा 1.001 लीटर। तो ये हमारा नया आयतन आ गया बीकर का। अब चलिए प्रश्न के दूसरे भाग की ओर चलते हैं। ये कह रहे हैं यदि बीकर को 0 डिग्री सेल्सियस पर पारे से पूरी तरह से भर दिया गया हो, तो हमने भर दिया था और पारे का पुराना आयतन भी था 1 लीटर ही। अब यदि आप 50 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं इस पूरे निकाय का तापमान, तो प्रसार यहाँ पर हमारे बीकर का भी होगा और पारे का भी होगा। तो हो सकता है कि पारा इसके अंदर ही रह जाए या हो सकता है बाहर भी निकल जाए, लेकिन पारा बाहर ही निकलेगा क्योंकि हमको पता है पारा एक द्रव है, तो इसका जो प्रसार होगा वो ठोस यानी कि कांच की तुलना में तो ज़्यादा ही होगा। तो पारे का जो नया आयतन आएगा 50 डिग्री सेल्सियस पर वो 1 लीटर से तो ज़्यादा ही आएगा, या यूँ कह दीजिए 1.001 लीटर से तो ज़्यादा ही आएगा। तो कुछ पारा बाहर बिखर जाएगा। अब कितना पारा बाहर बिखरेगा उसके लिए मुझे पारे का नया आयतन निकालना पड़ेगा। तो आइए निकालते हैं पारे का नया आयतन। पारे का नया आयतन, पारे का नया आयतन भी मैं इसी तरह से निकालूंगा। V बराबर V नॉट इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। अब क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ पारे की, तो यहाँ गामा भी मुझे गामा एच जी लेना पड़ेगा, सॉरी। तो आइए ये मान रख देते हैं यहाँ पर बराबर V नॉट। पारे का प्रारंभिक आयतन 1 ही लीटर था। आगे 1 प्लस गामा, पारे का गामा दिया गया है 1.82 गुणा 10 की घात माइनस 4 गुणा डेल्टा टी। ताप में आपने वृद्धि कितनी की है जी, 0 से 50, तो हमारा डेल्टा टी हुआ 50। इसे अगर मैं हल करूं तो मुझे मिलेगा 1.009 लीटर। तो पारे का नया आयतन है 1.009 लीटर, लेकिन हमारे बीकर का नया आयतन है 1.001 लीटर। तो ये जो अतिरिक्त पारा है, अतिरिक्त पारा मतलब अगर मैं 1.009 में से 1.001 घटा दूं तो मुझे मिलेगा 0.008 लीटर। ये जो इतना पारा है ये यहाँ से यूं होते हुए बाहर बिखर जाएगा। तो पारे का वो आयतन जो बाहर बिखर जाएगा वो हुआ 0.008 लीटर, या यूं कह दीजिए इसको, आप इसको 8 मिलीलीटर भी कह सकते हैं। चलिए इस वीडियो का आखिरी और छठा प्रश्न देखते हैं। 1 मीटर स्केल तैयार किया जाना है ताकि मिलीमीटर के अंतराल एक निश्चित तापमान पर 5 गुणा 10 की घात माइनस 4 मिलीमीटर के भीतर सटीक हो। तापमान में वह अधिकतम परिवर्तन ज्ञात कीजिए जिससे कि स्केल यथार्थ मापन करे, और स्टील का अल्फा हमें दिया गया है। अब आपने ये स्केल्स वगैरह तो देखे ही हैं, पैमाने, इनमें आपने यहाँ पर देखा होगा मिलीमीटर के लिए यहाँ मार्किंग कर रखी होती है इस तरह से। तो आप पढ़ चुके हैं तापीय प्रसार में कि अगर आप किसी वस्तु का तापमान बढ़ाते हैं तो वो प्रसारित होती है, लंबाई में वृद्धि होती है उसके। तो अगर आप इन पैमानों को ध्यान से देखें, इसे अगर मैं यहाँ से जूम करूँ तो आप इसे कुछ इस तरह का पाएंगे। इतने पोर्शन को अगर मैं जूम करूँ तो आपको ये मिलीमीटर के खाने इस तरह से थोड़ा दूर दूर नज़र आएंगे। होता क्या है, ताप में वृद्धि करने से इनके बीच की दूरी भी बढ़ जाती है। ये जो 1-1 मिलीमीटर के गैप हैं इनके बीच की दूरी भी बढ़ जाती है। उससे होता क्या है, मापन में आती है त्रुटि। तो अगर आप प्रश्न को ध्यान से देखें तो ये जो चीज़ उन्होंने दी है 5 गुणा 10 की घात माइनस 4 मिलीमीटर के भीतर सटीक हों, इसका मतलब ये है कि हमारे मापन में जो त्रुटि आ सकती है या जो आनी चाहिए या जो अधिकतम त्रुटि हम चाहते हैं कि आए उससे ज़्यादा ना आए, वो यही चीज़ है 5 गुणा 10 की घात माइनस 4 मिलीमीटर। तो ये जो त्रुटि आ रही है जो कि है डेल्टा एल बराबर 5 गुणा 10 की घात माइनस 4 मिलीमीटर, ये अधिकतम त्रुटि रहनी चाहिए। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लीजिए मैंने इसी स्केल से
कोई मापन किया और मेरे मापन का परिणाम जो आया वो आया मान लीजिए 10 मिलीमीटर। तो मैं जब कह रहा हूँ कि 10 मिलीमीटर जो मेरा रिजल्ट आया है, जो परिणाम आया है, वो वास्तव में 10 प्लस 5 गुणा 10 की घात माइनस 4 मिलीमीटर भी हो सकता है और 10 माइनस 5 गुणा 10 की घात माइनस 4 मिलीमीटर भी हो सकता है। इतनी त्रुटि प्लस या माइनस में आ ही सकती है, लेकिन ये कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा त्रुटि नहीं आनी चाहिए। तो इसके कहने का मतलब हुआ कि जो 1 मिलीमीटर का अंतराल है, इसकी लंबाई में वृद्धि या इसकी लंबाई में कमी इससे ज़्यादा या इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो कहने का मतलब है हमारे पास जो प्रारंभिक लंबाई है एल नॉट, वो तो हो गई जी 1 मिलीमीटर, और इसमें होने वाला जो परिवर्तन है डेल्टा एल, वो हो गया 5 गुणा 10 की घात माइनस 4 मिलीमीटर। तो रेखीय प्रसार में हमने डेल्टा एल का सूत्र तो पढ़ा ही है। डेल्टा एल बराबर होता है एल नॉट एल्फा डेल्टा टी। यहाँ डेल्टा टी तो हमें ज्ञात करना है। डेल्टा एल ये रहा, एल नॉट हमारा 1 मिलीमीटर हो गया। तो आइए ये मान यहाँ पर रख देते हैं। डेल्टा एल ये होना चाहिए 5 गुणा 10 की घात माइनस 4 और एल नॉट ये है 1 गुणा में एल्फा। एल्फा दिया गया है 13.22 गुणा 10 की घात माइनस 6 और डेल्टा टी ये तो हमें ज्ञात करना है। अब इस समीकरण में केवल एक ही चर है तो आप इसे हल कर सकते हैं। डेल्टा टी आपको मिलेगा 500 भाग में 13.22, जिसको हल करके आपको मिलेगा 37.82 डिग्री सेल्सियस। यानी कि हमारे पैमाने को अगर हमें केवल इसी त्रुटि, अधिकतम त्रुटि तक प्रयोग में लेना है तो इसके ताप में वृद्धि अधिकतम 37.82 डिग्री सेल्सियस की ही आनी चाहिए। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।